उसमें हम लोग को पढ़ना था अर्ध न्यायिक संस्था और विनियामक संस्था, यही पढ़ना था ना। अर्ध न्यायिक संस्था और विनियामक संस्थाएं। तो पहले अर्ध न्यायिक संस्था, भूमिका, फिर इसका विशेषता, अवलिक स्वरूप, फिर इसका विश्लेषण, इसका महत्व, फिर इसकी समस्या, फिर इसी प्रकार से विनियामक संस्था, इसमें जो है X1 और X2 में अंतर पूछता है। तो देखिए अर्ध न्यायिक जो संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं का जो उल्लेख है ऐसी संस्थाओं के लिए किया जाता है, मतलब ऐसे समझिए कि प्रशासनिक प्लस न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक इन दोनों संस्थाओं को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे अर्ध न्यायिक संस्था। मतलब प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में इनका गठन होता है, लेकिन अपने प्रयोग के तरीके में इनका स्वरूप न्यायिक होता है। जैसे ये एनजीटी में पढ़ाया था, याद होगा, तो एनजीटी भी अर्ध न्यायिक संस्था है। भाई एनजीटी में देखिए न्यायिक सदस्यों के साथ जो है कुछ विशेषज्ञ भी रखे जाते हैं जो न्यायिक व्यक्ति तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कैट है, जैसे सैट है, जैसे उपभोक्ता फोरम है, इस तरह की संस्थाओं को हम लोग जो है अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका गठन होगा प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में। उसका गठन जो है वो देखा जाए तो केवल न्यायिक आधार पर नहीं किया जाएगा, उसमें प्रशासनिक व्यक्तियों को भी रखा जा सकता है। तो सिद्धांतः प्रशासनिक स्वरूप में इसका गठन किया जाएगा, लेकिन न्यायाधिकरण के रूप में यह कार्य करेगा, न्याय का कार्य करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई संस्था हम लोग बनाते हैं तो ऐसी संस्थाएं जिनके गठन में प्रशासनिक क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है, जिनके गठन में हम लोग जो है प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में उसको बनाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है न्यायिक कार्यों में किया जाता है। इसका मतलब कि ऐसी संस्थाएं जो सिद्धांतः प्रशासनिक स्वरूप में गठित की जाती है, लेकिन न्यायाधिकरण के रूप में जो है कार्य करते हुए न्याय करने का प्रयास करती हैं। जैसे एनजीटी है, कैट है, सैट है, चाहे इसी प्रकार से जो है आप लोग पढ़ते होंगे केंद्रीय सूचना आयोग जैसे है, या इसी प्रकार से जो है उपभोक्ता फोरम है, या इसी प्रकार से रेलवे ट्रिब्यूनल का नाम सुनते होंगे आप लोग, या इसी प्रकार से जो है आयकर पुनर्विचार अधिकरण है। इस तरह की संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है। पहले भूमिका लिखिए। अर्ध न्यायिक संस्थाओं का उल्लेख, अर्ध न्यायिक संस्थाओं का उल्लेख ऐसी संस्थाओं के लिए किया जाता है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं का उल्लेख ऐसी संस्थाओं के लिए किया जाता है ऐसी संस्थाओं के लिए किया जाता है जो प्रशासनिक प्राधिकार
के रूप में होते हैं, जो प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में होते हैं, प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में होते हैं, लेकिन अपने प्रयोग करने के तरीके में अपने प्रयोग करने के तरीके में इनका स्वरूप न्यायिक होता है। अपने प्रयोग करने के तरीके में इनका स्वरूप न्यायिक होता है, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो सिद्धांतः प्रशासनिक स्वरूप में गठित होती हैं, लेकिन न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए न्याय करती हैं, न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए न्याय करती हैं। जैसे एनजीटी, उपभोक्ता फोरम, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आदि संस्थाएं। अब इसका स्वरूप पब्लिक विशेषता, अब समझिए इनका जो गठन है, हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो देखा जाए तो अधिकरण बनाया गया था, अधिकरण बनाने की बात की गई थी। और इस अधिकरण के लिए 42वां संशोधन द्वारा अधिकरण बनाने की बात की गई, और ये इस अधिकरण के लिए बाकायदे जो है संविधान में भाग 14 का जोड़ा गया था। और इसी भाग 14 क के तहत जो है दो तरह की संस्थाएं बनाई गई थी, अनुच्छेद 323 क और 323 ख। तो 323 क के तहत जो है कैट और सैट रखा गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और 323 ख के तहत जो है अन्य अधिकरण रखा गया। अन्य अधिकरण का मतलब जैसे मान लीजिए जितने भी हैं, जैसे उपभोक्ता फोरम है, जैसे रेलवे न्यायाधिकरण है, या इसी प्रकार से अभी हम लोग कह रहे थे जैसे आयकर अधिकरण है, नंबर 1 करके ऐसे बना लीजिए, इसी को भाषा में लिख दीजिएगा। भाई 42वां संशोधन द्वारा अधिकरण जोड़ा गया, और इस अधिकरण में जो है अनुच्छेद 14 भाग जो है 14 का जोड़ा गया, और इसके तहत जो है दो तरह की संस्थाएं बनाई गई। पीटी में भी आता है।
अन्य अधिकरण, उपभोक्ता फोरम, दूसरा बात समझिए, जैसे अभी मैं बताया कि इनका गठन जो है, जो भी ट्रिब्यूनल है उनका गठन जो है बाकायदे जो विधायी हमारे यहाँ मतलब कानूनी जो पहलू होता है तो विधायी अधिनियम के तहत किया जाता है और इसका गठन केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर सकती हैं। केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। नंबर एक, इसका गठन सामान्यतः विधायी अधिनियम के तहत, इसका गठन सामान्यतः विधायी अधिनियम के तहत किया जाता है। विधायी अधिनियम के तहत किया जाता है, विधायी अधिनियम के तहत किया जाता है और केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें इसका गठन कर सकती हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें इसका गठन कर सकती हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें इसका गठन कर सकती हैं, अर्थात अर्ध न्यायिक संस्थाएं समवर्ती सूची का विषय है। अर्ध न्यायिक संस्थाएं समवर्ती सूची का विषय है। और नंबर 2, देखिए अन्य अदालतों की तरह जो है इनको, अन्य अदालतों की तरह इनको अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि जो नियम बनाए जाते हैं, जो उपनियम बनाए जाते हैं, इसी नियम और उपनियम के तहत जो है न्यायिक निर्णय देने का ये लोग प्रयास करते हैं। तो इनका आधार कोई सीआरपीसी आईपीसी नहीं होता है। जो नियम बनाया गया, उपनियम बनाया गया, विनियम बनाया गया, उसके तहत ये लोग निर्णय करते हैं। नंबर 2, सामान्य अदालतों की तरह, सामान्य अदालतों की तरह, सामान्य अदालतों की तरह इन्हें, सामान्य अदालतों की तरह इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता। सामान्य अदालतों की तरह इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि नियम, ये वाला बाबू, ये ट्यूबलाइट जलाना है ना, ये पंखा बंद कर देना है, कोई बात। सामान्य अदालतों की तरह इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये संस्थाएं नियम उपनियम, ये संस्थाएं नियम उपनियम के तहत न्यायिक निर्णय करने का प्रयास करती हैं। नियम उपनियम के तहत न्यायिक निर्णय करने का प्रयास करती हैं। देखिए, ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे यहाँ सार्वजनिक सत्ता है, जो हमारे यहाँ सार्वजनिक सत्ता है, और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो व्यक्ति है, नागरिक है, तो ये संस्थाएं एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को बनाने के लिए जो है वो देखा जाए तो अर्ध न्यायिक संस्था बनाया जाता है। इसका मतलब कि अर्ध न्यायिक संस्था एक प्रकार से व्यक्ति और सार्वजनिक सत्ता के बीच जो है समुचित संबंध स्थापित करने के लिए बनाई गई है। नंबर 3, ऐसी संस्थाओं का गठन, ऐसी संस्थाओं का गठन व्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच, व्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच समुचित संबंध, व्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच, व्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच समुचित संबंध स्थापित करने का प्रयास करती हैं, समुचित संबंध स्थापित करने का प्रयास करती हैं।
इसी पर देखिए, बल्कि देखा जाए तो ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा जो है सरकारी जो क्रियाकलाप है, जो सरकारी उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई सामान खरीदा और मान लीजिए सामान सही नहीं मिला, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की ना। भाई मान लीजिए आप लोग पढ़ने के लिए आए, कोर्स नहीं पूरा हुआ, तो विकल्प तो हमको निकालना पड़ेगा, हमारा तो जवाबदेही बनता है ना कि हम उसको पूरा करें। अब ये कहने से काम थोड़ी चलेगा कि नहीं जो है अब तो 2 महीना क्लास नहीं होगा, तो 2 महीने बाद परीक्षा होगा, परीक्षा तो समझ ले लेगा ना। अब कितना भी लिख के देंगे कि कोरोना हुआ था कुछ दिन हम लोग ये मनाए थे, होली 5 दिन मनाए थे, तो ऐसे चलेगा? तो कैसे होगा? उसमें जिनको बनना हो तो बन के चले जाएंगे और आप अपना बहाना बताएंगे। पिछले साल तो 2020 तो कोरोना की वजह से गड़बड़ हुआ और 2021 में नया कोरोना आया, तो मान लीजिए तो कैसे होगा काम? तो जिम्मेदारी तो पूरा करना ही पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, इन संस्थाओं के द्वारा सरकारी क्रियाकलापों तथा उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया जाता है। उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया जाता है तथा उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया जाता है। जैसे उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, पेज नंबर बताइए, एक दो और लिखिएगा। एक और लिखिएगा, उसमें 3 ही 4 हुआ है, एक और लिखिएगा। पेज नंबर बताइए, उसमें होगा अर्ध न्यायिक संस्था। अब पुराना वाला पेज छूटा हुआ है ना सब? नहीं तो होली में घर पे कोई लिखना पढ़ना नहीं है, वो पेज पलट के पीछे। अच्छा नहीं मतलब कोई बात, उसको पूरा करके ठीक करना है ना कम से कम। अब इसमें चलिए, इसका जो है पेज नंबर देखिए तो अर्ध न्यायिक संस्था का, उसी बहाने कम से कम नोट्स में देख तो लिया जाएगा कि है कि नहीं पता लगे घर पे जाके खोज रहे मिल ही नहीं रहा है। एक इसमें और भी मुद्दा चल रहा है, उसको भी पढ़ा देंगे। 60 नोट्स आता है। 60 नोट्स आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था पिछले साल कि हम लोग के यहाँ अधिकरणों की संख्या को कम किया जाए। एक निर्णय आया था कि जो हम लोग के यहाँ अधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल हैं, उनको कम करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसको भी 60 नोट्स में पढ़ा देंगे। अधिकरणों की संख्या को कम करने का मामला आया था पेपर में। एक मुद्दा था कि हम लोग क्यों ना अधिकरण की संख्या को कम किया जाए, भारत में ज्यादा ही कुछ अधिकरण हो गए हैं। उसको हम पढ़ा देंगे। अब चलिए, नहीं है 128, पेज नंबर 128। एक दो लिखिएगा बस, ज्यादा नहीं, एक बस, उसी बहाने वो पढ़ा जाएगा, इसलिए बोलता हूं, नहीं तो रखा ही रह जाएगा सब मैटर। पता है लेकिन अगले साल उसको किलो के भाव से बेच रहे हैं, क्या फायदा है? बंडल का बंडल किताब जा रहा है, उससे अच्छा कापी के आराम ही कर लिए तो ठीक रहा होता।
अब इसमें जो है महत्व, चलिए कि ये जो संस्था अर्ध न्यायिक संस्था है उसका क्या महत्व है। तो अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो है सबसे बड़ा महत्व है कि सस्ती हैं और सरल प्रक्रिया होती है। हमें कहते हैं उपभोक्ता फोरम में जाकर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। सामान्यतः वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई फीस भी नहीं लगता है। मान लीजिए कोई मोबाइल आपने खरीदा, मोबाइल खराब निकल गया, उपभोक्ता फोरम में आप गए तो अपनी बातों को आप समझा दिए कि साहब ये हमारी रसीद है, ये हमारा मोबाइल है, उसने मोबाइल सही दिया नहीं, मैं गया था, तो कंपनी वाला भी नहीं सुन रहा है, तो तुरंत केस बनाकर अपना लिख पढ़ कर जो है भिजवा देता है। तो ऐसी दशा में अन्य न्यायालयों में न्याय खर्चीला होता है। अन्य न्यायालयों में, कचहरी में देखिए कितना टहलना पड़ता है, तो उन सब टहलने से हम लोग बच जाते हैं, वकील करने से बच जाते हैं। आजकल के वकील साहब 500 रुपए से कम तो लेंगे नहीं ना, कचहरी में 500 रुपए से कम तो नहीं लेंगे। तो मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, वकील साहब लोगों का फीस बढ़ गया, पहले तो 150 में ही काम चल जाता था, लेकिन आजकल तो वकील साहब भी नहीं सुनेंगे 500 में, बोलेंगे अब इससे कम मत दीजिए, मत अनर्थ करिए। तो मान लीजिए अब वो जो है, तो अब ये बताइए कि गांव का व्यक्ति 2000 रुपये का मोबाइल खरीदा, 500 रुपये वकील को दिया, तो ये बताइए कि क्या फायदा हुआ। तो ये सब संस्थाएं जो है सस्ती होती हैं, सरल होती हैं, जिससे व्यक्ति अपना मामला खुद ही सॉल्व कर लेता है। जैसे इनकम टैक्स, मान लीजिए आयकर पुनर्विचार अधिकरण है, जैसे एनजीटी में मैं बताया मामला कोई दायर करना है, तो हम लोग जो है न्यायालयी जो जटिलता है उससे बच जाते हैं। नंबर 1, अर्ध न्यायिक संस्थाएं सस्ती और सरल होती हैं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं सस्ती और सरल होती हैं, सस्ती और सरल होती हैं। सामान्यतः वकील करने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्यतः वकील करने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्यतः वकील करने की आवश्यकता नहीं होती, और न ही कोर्ट फीस देना आवश्यक होता है, और न ही कोर्ट फीस देना आवश्यक होता है। और न ही कोर्ट फीस देना आवश्यक होता है, जबकि नहीं कोर्ट फीस देना आवश्यक होता है, जबकि सामान्य न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया जटिल और खर्चीली होती है। सामान्य न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया जटिल और खर्चीली होती है। न्याय की प्रक्रिया जटिल और खर्चीली होती है। दूसरा बात समझिए, अर्ध न्यायिक जो संस्था है, मान लीजिए उपभोक्ता फोरम है, चाहे एनजीटी है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये लोग अपना कार्य लचीलेपन से करते हैं, ज्यादा जो है लकीर के फकीर नहीं होते हैं, निर्णय से ज्यादा बंधे नहीं रहते हैं, और साक्ष्य का जो तकनीकी नियम है वह भी ढीला कर दिया जाता है, जिससे अपेक्षित तथ्य प्राप्त हो सके। इसका मतलब यह होता है कि जैसे सामान्यतः उपभोक्ता फोरम में कौन होते हैं, वही रिटायर्ड अधिकारी, सब जज थोड़ी ना बैठते हैं। जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं, जिनका घर पे मन नहीं लगता है, अधिकारी व्यक्ति का घर पे मन भी नहीं लगता है, क्योंकि जीवन भर वो आदेश देता रहा, और घर पे कोई आदेश सुनेगा नहीं। समस्या तो है, घर पे कोई आदेश सुनेगा, 1-2 बार सुन लेगा, उसके बाद चुपचाप बैठ जाइए। तो मान लीजिए हम कहते हैं, अब वो व्यक्ति जो है, वही लोग बेचारे अपना 65 वर्ष तक उसमें काट लेते हैं, और थोड़ा सा और प्रयास किए तो राज्य उपभोक्ता फोरम में पहुंच गए, 70 साल तक कट गया, फिर तो निकल ही जाएंगे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि सामान्यतः देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं कि साक्ष्य इकट्ठा करने में ये लोग भी जो है सहायता करते हैं। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, आपने बताया कि फला दुकान से हमने खरीदा, तो लोग रसीद वसीद ले लेते हैं, और जब ये व्यक्ति वहां घूमने टहलने जाता है तो जाके दुकान वाले से पता कर लेता है कि ये रसीद आप ही की है ना, आपने मोबाइल दिया था ना। बताएगा थोड़े ना कि मैं जो है उपभोक्ता फोरम का सदस्य हूं। तो देखा जाए तो बताए, उनको सामान्य रूप से पता कर लेगा कि भाई वहीं की रसीद है, पक्की रसीद है, उसके बाद केस बना के भेजेगा ना उनको।
तो आप देख रहे हैं कि जो सदस्य हैं ये लोग भी जो है साक्ष्य जुटाने में जो है मदद करते रहते हैं, जिसके कारण जो है वह निर्णय में सहजता भी आ जाती है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है वो जो है फर्जी रसीद दे रहा है तो लोग जाके पता भी कर लेते हैं। कोई दुकानदार है वो देखा जाए तो गलत सामान दे रहा है, कोई दवा गलत दे रहा है, भाई महंगी महंगी दवाएं हैं उसमें पता लगे कि लाल पीला हरा नीला आपने दवा दे दिया और सामान्य व्यक्ति तो जानता नहीं है, गांव में देखते तो हैं क्या पता है, उनको तो पानी चढ़वाना है बस। तो मान लीजिए तो गांव में व्यक्ति को पता तो है नहीं दवा ववा के बारे में ज्यादा, एक्सपायरी डेट है फला है, पता लगे एक्सपायरी डेट का ही दवा खा लिए। तो इस तरह से जो चीजें हैं उसका ये लोग खुद भी पता करते रहते हैं, तो उसके कारण जो है जो निर्णय होता है उसमें एक सरलता भी आ जाती है, सहजता भी आ जाती है। नंबर 2, इस तरह की संस्थाएं अपना कार्य लचीलेपन से संपन्न करती हैं। इस तरह की संस्थाएं अपना कार्य लचीलेपन से संपन्न करती हैं। इस तरह की संस्थाएं अपना कार्य लचीलेपन से संपन्न करती हैं। लचीलेपन से संपन्न करती हैं। पिछले निर्णयों से ज्यादा बधी नहीं रहती। पिछले निर्णयों से ज्यादा बधी नहीं रहती। साक्ष्य के तकनीकी नियम ढीले कर दिए जाते हैं। साक्ष्य के तकनीकी नियम ढीले कर दिए जाते हैं। साक्ष्य के तकनीकी नियम ढीले कर दिए जाते हैं। जिससे वास्तविक तथ्य प्राप्त हो सके। जिससे वास्तविक तथ्य प्राप्त हो सके। वास्तविक तथ्य प्राप्त हो सके और संस्थाओं के सदस्य भी साक्ष्य खोजने में मदद करते हैं। संस्थाओं के सदस्य भी साक्ष्य खोजने में मदद करते हैं। जिससे निर्णय में सहजता आ सके। जिससे निर्णय में सहजता आ सके। जिससे निर्णय में सहजता आ सके। नंबर 3, तीसरा बात समझिए। अभी मैं बता रहा था कि सुनवाई की जो प्रक्रिया है तीव्र गति से हो जाती है, ज्यादा वाद प्रतिवाद यहां नहीं चलता। और कहीं न कहीं जो अधिकारी है वो भी व्यवहारिक व्यक्ति है, वो भी व्यवहारिक समस्या देखता है और एक ही तरह का मामला आता है। एक ही तरह का मामला बार बार आने से जो है वो देखा जाए तो ये लोग जो है उसके विशेषज्ञ भी हो जाते हैं। भाई हमें कहते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे काम किया है तो देखते ही समझ जाता है ना कि कहां फ्रॉड किया है। वो तो देखते ही कागज दिखाएंगे तुरंत तो बता देगा कि तुमने कॉलम ये गलत भरा, लायबिलिटी और एसेट देखो तुम्हारे बैलेंस शीट में यही गड़बड़ी है, बाउचर कहां निकालो तो बताइए मामला तो वो फंस गया ना तुरंत। तो उसी चीज का वो विशेषज्ञ व्यक्ति है। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो विशेषज्ञता के आधार पर सुनवाई कर देता है। और कोई भी दुकानदार है तो उसको एक बार बुलाएगा कि एक बार फला डेट को आ जाना, अपना पक्ष तुम रख दो। एक बार आपका पक्ष सुन लेगा, तुरंत निर्णय लिख देगा। बार बार नहीं कि साहब हम कल लेके तथ्य आएंगे, सब अपना कागज जो लेके उस दिन हाजिर हो ना, दूसरा दिन समय दूंगा नहीं तुम्हें। तो अब देखते हैं कि मान लीजिए वाद प्रतिवाद, सामान्य न्यायालय में मुकदमा 10 साल 20 साल चल रहा है, 2000 रुपये का मोबाइल और 20 साल मुकदमा चला, तो बताइए उससे अच्छा तो मोबाइल जो है भूल ही गया होता तो ठीक रहा होता। देखते तो हैं 1000-2000 रुपये के लिए लाखों रुपए मुकदमेबाजी में खर्च होता है। भाई जब जाएंगे तब वकील साहब पैसा लेंगे ना तारीख का। अभी थोड़ी कहेंगे वो तो तारीख अपना 10 दिन बाद फिर तारीख पड़ गया, फिर तारीख पड़ गया। हजारों तारीख चल रहा है, एक पीढ़ी खत्म हो गया, दूसरा पीढ़ी भी तारीख पे जा रहा है। क्या हुआ था तो 2000 का मोबाइल लिया गया था,
उसका तारीख चल रहा है, दादाजी का मोबाइल था। तो मान लीजिए हमें कहते हैं इस तरह की जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। नंबर 3, इस तरह के संस्थाओं के द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इस तरह की संस्थाओं के द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। सुनवाई की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है क्योंकि ज्यादा वाद प्रतिवाद नहीं होता। ज्यादा वाद प्रतिवाद नहीं होता। ज्यादा वाद प्रतिवाद नहीं होता। और विशेष तरह के मामले आने के कारण विशेष तरह के मामले आने के कारण विशेष तरह के मामले आने के कारण विशेषज्ञता के आधार पर सुनवाई हो जाती है। विशेष तरह के मामले आने के कारण विशेषज्ञता के आधार पर सुनवाई हो जाती है। विशेषज्ञता के आधार पर सुनवाई हो जाती है। इसी प्रकार समझिए, जैसे मैं बताया कि सामान्य न्यायालय जो होते हैं, तो सामान्य न्यायालयों में जो व्यक्ति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो वह कहीं न कहीं जो है सामान्य जैसे मुकदमों को सुनते हैं। भाई साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध में जो है ठीक ढंग से निर्णय क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि न्यायाधीश इतनी जटिलता नहीं समझता है। भाई जो आईआईटी से पढ़ा है और उसने साइबर अपराध कर दिया, तो जितना उसको नॉलेज है उतना न्यायाधीश को नॉलेज थोड़े ना उसके मामले में। वो तो सामान्य सब व्यक्ति समझेगा और मामला बहुत जटिल होता है। देखते तो हैं, मान लीजिए मैसेज रोज आता होगा ना मोबाइल पर कि आपको 2000 रुपया जो है वह देखा जाए तो पेटीएम से मिल रहा है, उसको अपने अकाउंट में डाल लें। आजकल आता होगा। वो जहां आप खोलेंगे और जहां अपना अकाउंट नंबर डालेंगे वो आपका अकाउंट हैक हो चुका है। वो पेटीएम खोलते समय चाहे पे खोलते समय हो चुका हो मामला, वो एकदम लिंक जुड़ा हुआ है। और जहां आप 2000 रुपया इधर उधर करने का प्रयास करेंगे, बस वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेगा। तो ये सब जो चल रहा है, देखते तो नहीं आता रहता मैसेज कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया आएगा, पहले 1000 रुपया ट्रांसफर करके दिखाएं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं वो सामान्य न्यायालय कहां समझ पाता है? तो चूंकि ऐसी संस्थाओं में उस विभाग से संबंधित जो है अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति ही रखे गए हैं, जो बदलती परिस्थिति के अनुरूप अपने को तुरंत ढाल लेते हैं। क्योंकि जो अधिकारी है वो व्यवहारिक व्यक्ति है, तुरंत परिस्थिति के अनुरूप ढल जाता है। और देखा जाए तो उस मामले का समाधान, जैसे मैं बताया कि विशेषज्ञता के आधार पर करता है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यदि अर्ध न्यायिक संस्थाएं अपनी समस्याओं का समाधान करती रहती हैं, तो इससे जो है साधारण न्यायालय के कार्यभार में कमी आ जाता है। भाई वो मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता तो उस मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से बच गया, तो सामान्य न्यायालयों का कार्यभार भी तो कम हो गया। अन्यथा उपभोक्ता फोरम का सब मुकदमा, एनजीटी का सब मुकदमा, चाहे रेलवे का सब मुकदमा सब न्यायालय में जाता तो न्यायालय का कार्यभार भी तो प्रभावित होता, बोझ भी तो पड़ता उस पर। नंबर 3 लिखिए, तीसरा महत्व। 4 लिखिए, कोई बात नहीं। ऐसी संस्थाओं में विभाग से संबंधित विशेष अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखा जाता है। विभाग से संबंधित विशेष अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखा जाता है, जो बदलती परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं।
और साथ ही इस प्रक्रिया से सामान्य न्यायालयों के कार्यभार में कमी आती है। इस प्रक्रिया से सामान्य न्यायालयों के कार्यभार में कमी आती है। सामान्य न्यायालयों के कार्यभार में कमी आती है। समस्या देखिए, जैसे आप लोग पढ़े थे सेपरेशन ऑफ पावर, याद है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से ये सब मेल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि भाई विधायिका अपना काम करे, कानून बनाने का, कार्यपालिका उसको लागू करे, न्यायपालिका न्याय करे। तो यहां पर देख रहे हैं कि कार्यपालिका ही न्याय करना शुरू कर दिया, भाई प्रशासनिक अधिकारी ही न्याय करना शुरू कर दिया। तो यहां पर देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाने का प्रयास है, और ये बातें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हैं। कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा ना भाई। ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर ये विधायिका है, विधायिका का काम कानून बनाने का है, विधायिका का काम संशोधन करने का है, और फिर कार्यपालिका का काम जो है लागू करने का है, न्यायपालिका का काम जो है न्याय करने का है, न्याय करने का है। तो अब ऐसी दशा में विधायिका जो है कानून बनाए, कार्यपालिका लागू करे, तो कार्यपालिका ही तो इसमें न्याय करना शुरू कर दिया। तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। ऐसे कार्यपालिका ज्यादा मजबूत भी हो जाती है। नंबर एक, हाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करने का मतलब कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया, कार्यपालिका न्याय करने लगा, तो ये ठीक नहीं ना है। सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये चीज है कि प्रशासनिक व्यक्ति न्याय करे, ये शोभा नहीं देता है। वारंट जारी करता है, वारंट जारी करता है। एक बार बुलाएगा, दुकानदार तलब नहीं होगा तो वारंट जारी करेगा कि 3 दिन के भीतर हाजिर नहीं हुए तो अगली बार जो है अवमानना के कारण जेल भेज दूंगा, पेनाल्टी लगा दूंगा और हाजिर हो जाओ। हाँ, इसीलिए हमारे अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण करने की बात की गई है। इसीलिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। प्रशासन का काम लागू करने का होता है। प्रशासन ने लागू करने का सबका फोटो वोटो लगा दिया, न्यायपालिका ने कहा ना कि क्यों लगा दिए भाई, ये ठीक नहीं है। कोई मुकदमा चल रहा है, क्यों लगा दिए? किसी का बच्चा सड़क से जा रहा है, वो अपने फादर को देख के क्या समझेगा कि हमारा पापा ऐसा ही है? सोचिए उसके मन में क्या गुजरेगा। कोई बच्चा पढ़ने, व्यवहारिक बात बता रहा हूं, बच्चा लोग चिढ़ाता भी तो है स्कूल में। मान लीजिए हमें कहते हैं भाई, बोलेगा ना कि इसके पापा का फोटो लगाते हैं, इसके पापा दंगे में भाग लेते हैं, दंगाकारी व्यक्ति हैं तो मान लीजिए, तो ये सब चीजें ठीक नहीं लग। और है ही है, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कल या आज ही करेगा, शायद हो सकता है। नंबर 1, पहली समस्या, यह प्रक्रिया कानून के शासन का उल्लंघन करता है। यह प्रक्रिया कानून के शासन का उल्लंघन करता है। कानून के शासन का उल्लंघन करता है क्योंकि कानून के शासन में न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है, जबकि अर्ध न्यायिक संस्थाओं में
जबकि अर्ध न्यायिक संस्थाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाने का प्रयास किया गया है। अर्ध न्यायिक संस्थाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाने का प्रयास किया गया है। जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, दूसरा बात समझिए भाई, सबसे बड़ी समस्या एक ये भी आ रही है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से भी मेल नहीं खाता, क्योंकि यहां पर अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या निर्णय देगा। एक ही मामले में कहीं 10,000 पेनाल्टी लगा तो कहीं 50,000 पेनाल्टी लगा। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वो ठीक ढंग से इलाज नहीं किया, अब न्यायाधीश जो है, यहां पर अधिकारी जो है पूर्वाग्रह से भी तो ग्रसित है। वो किसी सीआरपीसी आईपीसी के तहत निर्णय नहीं कर रहा है, व्यवहारिक रूप से निर्णय कर रहा है, तो पूर्वाग्रह से भी बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। जैसे मैं बताया कि दुकानदार को उन्होंने कहा कि एक बार आपकी बात मैं सुनूंगा बस। अब मान लीजिए दुकानदार अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पाया, या मान लीजिए सही तरीके से नहीं रख पाया, तभी तो समस्या आ गया। और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि सुनवाई का उचित जो है अवसर भी नहीं देते। एक बार जो आपने कह दिया बस हो गया, तुरंत अपना निर्णय लिख के खत्म कर देते हैं कि 50,000 रुपये जो है इनको हर्जाना दीजिए और जिनका मोबाइल है वो भी दीजिए, मान लीजिए लिख के दे दिए। तो ये बताइए, ये निर्णय नहीं होता है। निर्णय का कारण भी ये लोग नहीं बताते हैं कि हमने क्यों इतना हर्जाना लगाया, हमारे मर्जी। तो हमारी मर्जी, तो यहां न्याय में मर्जी थोड़े नहीं चलता है, न्याय में कारण चलता है ना, कि भाई ये कारण था। सामान्य न्यायालय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये लोग देखिए कोई निर्णय देते हैं तो नीचे कारण लिखते हैं कि जजमेंट का ये रीजन है कि फला फला क्लास का आपने उल्लंघन किया है। नंबर 2, न्यायाधिकरण की व्यवस्था प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का भी उल्लंघन करती है। न्यायाधिकरण की व्यवस्था प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का भी उल्लंघन करती है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का भी उल्लंघन करती है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहते हैं। ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहते हैं। ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहते हैं। सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिलता। ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहते हैं। सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिलता। निर्णय का कारण भी नहीं बताया जाता। निर्णय का कारण भी नहीं बताया जाता। कारण भी नहीं बताया जाता। इस प्रकार देखिए भाई, निर्णय का कारण भी तो स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं बताया कि हम आपके ऊपर 10,000 का पेनाल्टी लगाए, 5,000 का लगाए तो क्यों लगाए, किसी पर ज्यादा लगाए तो क्यों लगाए। एक ही मामले में अलग अलग निर्णय भी तो आता है, ये भी तो समस्या यहां पर है। तीसरा बात देखिए, पहले समझिए। अभी मैं बताया कि जो प्रशासनिक स्तर पर काम किया है उसको प्रशासनिक अनुभव है ना, कोई न्यायिक प्रशिक्षण थोड़े ना लिया है, न्यायिक अनुभव उसको थोड़े ना है, कोई न्यायाधीश थोड़े ना है।
मैं बताया कि कोई मान लीजिए पीसीएस का नौकरी किया 15 साल 20 साल, तो प्रशासन का काम तो जानता है, वो न्याय क्या करेगा? इन सब मामलों में उसको कानूनी इतना पहलू तो पता नहीं है, तो वो प्रशिक्षित भी नहीं है न्यायिक रूप से। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं बताया कि यहां पर जो लोग रहते हैं सरकार का पक्ष ज्यादा लेते हैं, सरकार की नीतियों में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि सरकारी व्यक्ति जो है सरकार के प्रति निष्ठा भाव ज्यादा रखता है। तो सरकार के प्रति निष्ठा भाव रखेगा तो सामान्यतः सरकार के विपक्ष में ज्यादा ये लोग निर्णय नहीं देते हैं, सरकार की ज्यादा आलोचना नहीं करते हैं, सरकार का नुकसान ज्यादा नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पदोन्नति जो है सरकार को खुश करने पर ही निर्भर है। भाई मैं कहते कोई जिला उपभोक्ता फोरम में है, बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा काम करने का मतलब क्या हुआ कि सरकार का नुकसान नहीं किया। तो यहां से रिपोर्ट जाता है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, जो सरकार का नुकसान नहीं करता है, सरकार के खिलाफ ज्यादा निर्णय नहीं देता है, ऐसा ही व्यक्ति राज्य उपभोक्ता फोरम में होना चाहिए। इसका प्रमोशन करो, ऊपर भेजो। तो आप देखते हैं कि बताइए इस तरह की जो चीजें हैं वो भी तो जो है सामान्य प्रक्रिया से मेल नहीं खाती है कि आप सरकार को खुश करने के लिए सही निर्णय नहीं दिए। सरकारी अस्पताल के खिलाफ लोग कहां जल्दी अच्छा निर्णय देते हैं, प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ भले ही निर्णय दे दें। नंबर 3, इन संस्थाओं में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त न्यायाधीश नहीं होते। और साथ ही इन संस्थाओं के लोग सरकारी नीतियों का ज्यादा पक्ष लेते हैं। क्योंकि पदोन्नति सरकार को खुश रखने पर ही निर्भर है। अभी बताइए एनजीटी का कोई निर्णय आया, उपभोक्ता फोरम का कोई निर्णय आया, तो इसके निर्णय को आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आखिर फायदा क्या हुआ? अर्ध न्यायिक संस्थाओं द्वारा कोई निर्णय दिया गया उसको जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की जा सकती है। ऐसी स्थिति में और ज्यादा न्यायिक जटिलता आ गई। पहले एक बार उपभोक्ता फोरम गए, फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। तो जब हाई कोर्ट को ही निर्णय करना था, सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय करना था, तो जबरदस्ती का 1 महीना फिर उपभोक्ता फोरम में क्यों टहलने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो लोक अदालत की तरह जो है निर्णय अंतिम होता, पढ़ाया था शायद, लोक अदालत की तरह निर्णय अंतिम होता, तब तो बात समझ में आता। इसके निर्णय को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जब चैलेंज किया जा सकता है तो ऐसे समय जो है इस तरह की संस्थाओं को ज्यादा अधिकार तो हमने दिया नहीं। नंबर 3 लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अर्ध न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध हाई कोर्ट आबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
ऐसी स्थिति में पुनः न्यायिक जटिलता आ जाती है। ऐसी स्थिति में पुनः न्यायिक जटिलता आ जाती है। पुनः न्यायिक जटिलता आ जाती है। समय भी नष्ट होता है। समय भी नष्ट होता है। इसी का देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि एक सी प्रक्रिया का ये लोग अनुसरण नहीं करते। असंगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी में ज्यादा पेनाल्टी, किसी में कम पेनाल्टी। निश्चित मापदंड न होने के कारण न्याय में अस्थिरता भी आ जाती है। निश्चित मापदंड न होने के कारण न्याय में अस्थिरता भी तो आ गई। न्याय स्थिर होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो न्याय कभी कभी न्याय संगत नहीं होता। ये भी तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई, कोई दुकानदार से गलती से, मान लीजिए दुकानदार कोई मोबाइल बना थोड़े रहा है, वो तो मोबाइल कंपनी से आया, मोबाइल मान लीजिए गलती निकल गया। हाँ, क्यों नहीं। तो भाई वो तो देखिए, हम आप सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं हमको रसीद चाहिए। अच्छा दुकानदार है, बोलता है कि 18% जीएसटी लगाऊंगा, रसीद आपको दूंगा। रसीद बना के तुरंत आपको 18% लगा के दे देगा। आप बोलते हैं कि आपको जीएसटी नंबर दे दीजिए, तो बोलता है लाइए, उस पर लिख देता हूं, बना देता हूं, आप ले लीजिएगा। अब दुकानदार से कहते हैं कि थोड़ा सस्ता भी दे दीजिए, तो क्या कहता है, तो पर्ची मत बनवाइए, क्योंकि रसीद काटूंगा तो हमको जीएसटी देना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए, मान लीजिए दुकानदार का भी मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है, कोई निश्चित मापदंड तो इनका है नहीं। ये लोग अलग अलग, एक ही तरह के मामलों में अलग अलग निर्णय दे देते हैं। ये भी तो गड़बड़ी हो गया। नंबर 4, ये संस्थाएं एक सी प्रक्रिया का पालन नहीं करती हैं। ये संस्थाएं एक सी प्रक्रिया का पालन नहीं करती हैं। ये संस्थाएं एक सी प्रक्रिया, एक तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं करती हैं, जिससे असंगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। असंगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। असंगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। और निश्चित मापदंड न होने के कारण असंगत निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। और निश्चित मापदंड न होने के कारण न्याय में अस्थिरता आ जाती है। न्याय में अस्थिरता आ जाती है। अब जैसा समझिए, निश्चित मापदंड न होने के कारण न्याय में अस्थिरता आ जाती है। जैसे अभी बता रहा था कि ये सब जो समस्या है, इसी के कारण सेकेंड एआरसी जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, सेकेंड एआरसी ने अर्ध न्यायिक संस्थाओं में सुधार करने का सिफारिश किया। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन बनाया हूं ये वाला, कि एक पढ़ाऊंगा इसको, ये क्योंकि आजकल इस चर्चा में चल भी रहा है ये वाला, कि अधिकरणों की संख्या को कम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि भाई ऐसा है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं में तमाम समस्या है। तो ऐसे समय जब तमाम समस्या है, अधिकांश मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, ये बताइए अर्ध न्यायिक संस्था बनाने का क्या लाभ हुआ। तो सेकेंड एआरसी ने भी कहा कि भाई सबसे पहला चीज, इन लोगों की कार्यप्रणाली को स्थिर किया जाए, जिससे लोग मनमानी न करने पाए। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो इस तरह की जो संस्थाएं बहुत ज्यादा बना दी गई हैं, और लोग जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना समय काट रहे हैं इसमें। भाई इसमें लोग क्या समय तो काट रहे हैं। मान लीजिए पूरे दिन अपना बैठे हुए हैं, पूरे दिन में 2 मामला आया,
भाई बताया तो सरकार का पक्ष लोग लेते हैं। तो ये बताइए कि इतने लोगों का, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई अधिकारी फ्री में काम कर रहा है, सबको सैलरी मिलनी है, सबको सुविधा मिलना है, तो ये सब राजस्व का नुकसान ही तो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब पैसे की बर्बादी तो हो रही है। भाई ट्रम्प साहब आए तो ऐसा थोड़ा नहीं कि जो है बीजेपी वाले लोग अपना जो है खेतों सब लोग बेच कर लाए थे, पैसा लगाए थे। आम जनता का ही तो पैसा लगा है, करोड़ों डॉलर जो खर्चा हुआ पैसा बीजेपी फंड से थोड़े ना हुआ है, सरकारी खर्च हुआ है। तो ये सब सरकार, ये सब धन का दुरुपयोग ही तो हुआ। आज सेकेंड एआरसी ने भी सुझाव दिया था किस तरह की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए, इसी कारण कि इसमें हम लोग तमाम फॉल्ट देखते हैं। अब चलिए इसमें लिखवाऊं क्या मूल्यांकन, लिखिए, लिखना हो तो लिख दीजिए। इस तरह स्पष्ट है कि अर्ध न्यायिक संस्थाओं को पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता। अर्ध न्यायिक संस्थाओं को पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता। अर्ध न्यायिक संस्थाओं को पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि इन संस्थाओं के अधिकांश निर्णय हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि इस तरह की संस्थाओं में कमी की जाए, इस तरह की संस्थाओं में कमी की जाए। और सेकेंड एआरसी ने भी माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी माना कि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में उचित सुधार होना चाहिए। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में उचित सुधार होना चाहिए। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में उचित सुधार होना चाहिए। विनियामक संस्था, अब इसका चलिए पहले भूमिका समझिए। देखिए जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी का जन्म जो है अमेरिका में हुआ और ये अमेरिका से ही जो है वो देखा जाए तो पूरे विश्व में इनका विस्तार हुआ है। और ये जो संस्थाएं हैं जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी का मतलब हुआ जैसे ट्राई हुआ, सेबी हुआ, सीपीसीबी हुआ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनको हम लोग विनियामक संस्था कहते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं भाई, हमें कहते हैं कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, तो कार्यपालिका जो है नागरिकों से संबंधित बहुआयामी कार्यों को संपन्न करती है। हमें कहते हैं कि मान लीजिए सूचना उपलब्ध कराना, चाहे मान लीजिए कोई शेयर में पैसा लगा रहा है तो उसको देखना कि कोई गड़बड़ी न करने पाए। शेयर वालों का भी तो पैसा खूब बर्बाद हुआ है, बर्बाद हो गए लोग। तो कार्यपालिका जो है नागरिकों से संबंधित जो सेवाएं देती हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे सूचना उपलब्ध कराना, चाहे कोई सेवा देना, बहुआयामी कार्य संपन्न करती है। तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कार्य ठीक ढंग से संपन्न होता रहे। जैसे कार्ड ड्राफ्ट की समस्या था कि भाई
कोई फोन करता था तुरंत कट जाता था अपने आप ही, याद होगा। तो उसमें ट्राई ने कहा कि भाई फोन कटेगा तो उतना पैसा हम उसमें अकाउंट में डालना। अब फोन कटना बंद हो गया ना, अब उतना कहां फोन कटता है जैसे पहले कटता था। तो हमें कहते हैं सरकार के पास उतना समय नहीं होता है। अब फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था होने के कारण जो है, हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, तो इस संसदीय व्यवस्था होने के कारण जैसे हम लोग पढ़ते थे कि एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, दूसरा जो है प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो हमारे यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं शासन, इसको बोलते हैं प्रशासन। तो शासन के नियंत्रण में चलता है प्रशासन, ठीक। तो अब समस्या ये है कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति जो है प्रशासनिक व्यक्ति हैं। तो सीधी सी बात है कि अब राजनीतिक व्यक्ति ठीक ढंग से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ संस्था बनाकर कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर उनसे कार्य कराया जाता है, जिससे जो है किसी राजनीतिक सत्ता के दबाव के बिना, सार्वजनिक सत्ता के दबाव के बिना सरकारी नीतियों या कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू कराया जा सके। तो जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि चाहे वो सेबी है, चाहे ट्राई है, चाहे सीपीसीबी है, ये सब सरकार का ही तो जिम्मेदारी है कि सरकार को ये सब कार्य देखना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि इस तरह की संस्थाओं का गठन करके कम से कम जो है मान लीजिए जो लोग अपना पैसा शेयर में लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उन पर ये संस्थाएं जो है निगरानी कर लेती हैं। और इन संस्थाओं के निगरानी करने से क्या होता है कि धोखाधड़ी कम होता है। इसीलिए तो सेबी बनाया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए ये जो सेबी बनाया गया, तो आप लोग पढ़ते हैं कि जो प्रतिभूति है, जो मान लीजिए शेयर लोग खरीदते बेचते हैं, जो सिक्योरिटीज है, चाहे एक्सचेंज है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो प्रतिभूति जो शेयर है उसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। हाँ, कि एक तो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, हाँ, तो हमें कहते हैं कि वो उसमें पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम कोई धोखाधड़ी न करने पाए। तो प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे नियमित करना। हाँ, आरबीआई भी आता है रेगुलेटरी बोर्ड में, आरबीआई को भी इसमें हम लोग कहते हैं। जैसे ट्राई है, मान लीजिए हमें कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राई है क्या करता है कि जो हम लोग के नियम बनाया गया उस नियम पर जो है वो देखा जाए तो संचार सेवाएं सबको उपलब्ध होती रहे। जैसे मान लीजिए पर्यावरण के लिए जो कानून बनाया गया है तो पर्यावरण का कानून ठीक ढंग से लागू होता रहे, इसी के लिए तो सीपीसीबी बनाया गया कि भाई सीपीसीबी जो है देखा जाए इस तरह की जो संस्था है वो अपना पर्यावरण के लिए जो कानून बनाया गया है, जो नियम है, उसको देखता सुनता रहे। जैसे रेरा बनाया गया कि जो हम लोग क्या मान लीजिए भूमि अधिग्रहण होता है, तमाम जो चीजें हैं, कोई मकान है, उसको देखता सुनता रहता है। जैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय बनाया गया है, डायरेक्टरेट जो है वह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब जो बनाया गया, इन सब संस्थाओं को हम लोग जो है वह देखा जाए तो रेगुलेटरी संस्था कहते हैं। पर भूमिका लिखिए। इन संस्थाओं का जन्म अमेरिका में हुआ। विनियामक संस्था का भूमिका लिखिए, उसको पढ़ा जाए। विनियामक संस्थाओं का जन्म अमेरिका में हुआ। ये संस्थाएं संसद आबलिक विधानमंडल के, ये संस्थाएं संसद आबलिक विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। इन संस्थाओं का जन्म अमेरिका में हुआ। ये संस्थाएं संसद आबलिक विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। संसद आबलिक विधानमंडल के अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। और कार्यपालिका नागरिकों से संबंधित, और कार्यपालिका नागरिकों से संबंधित कार्यपालिका नागरिकों से संबंधित
बहुआयामी कार्यों पर, नागरिकों से संबंधित बहुआयामी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, बहुआयामी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए इस तरह की संस्थाओं का गठन करती हैं। कार्यपालिका नागरिकों से संबंधित बहुआयामी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए इस तरह की संस्थाओं का गठन करती है, इस तरह की संस्थाओं का गठन करती हैं। जो सामान्यतः कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, जो सामान्यतः कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। और राजनीतिक दबाव के बिना, और राजनीतिक दबाव के बिना सरकारी नीतियों एवं नियमों का पालन कराती हैं, सरकारी नीतियों एवं नियमों का पालन कराती हैं, सरकारी नीतियों एवं नियमों का पालन कराती हैं। जैसे सेबी, ट्राई, सीपीसीबी आदि संस्थाएं। लिखा हूं नोट्स में, पेज में बताइए। कम से कम 40 संस्थाओं का नाम लिखा है, एक दो नहीं। मैं सब पहले से होमवर्क करके रखता हूं, सब लिखवा दिया हूं, जितना भी आज तक संस्था बना सब लिखवा दिया हूं। एक जगह रहेगा तो आप पढ़ लेंगे, सबका नाम लिखा होगा, सबके बारे में 10-10, 20-20 लाइन लिखा होगा। नहीं है क्या? पेज में बताइए। लिखा तो होगा जरूर, नहीं होगा? देखे तो, अरे तो कहां उड़ा दिए सब। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 118, नहीं नियामक संस्थाओं, पेज नंबर 118 देखिए, है ना? सब जितना भी ये सब लिखा होगा, 2-3 पेज में लिखवाया था, पेज पर के देखिए, है ना? अब इसको बताता हूं क्यों लिखवाया था। हम लोग क्या प्रश्न आता है कि सेबी संस्था के बारे में, सेबी संस्था को स्पष्ट करें, इसके महत्व का जो आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो कोई भी संस्था होगा तो महत्व तो एक ही ना होगा, समस्या तो वही ना होगा। इसलिए हम लोग लिखवा दिए कि 4 लाइन भूमिका केवल सेबी का बना देंगे, अब बस बाकी सब तो वही लिखना है, छोड़ के मत आ जाइएगा। जैसे मान ली कोई संस्था आता है तो भूमिका में केवल 3-4 लाइन बदलेगा, कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ कोई संस्था है, मान लीजिए सीपीसीबी के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे भाई, लिख देंगे कि 1974 में हमारे यहाँ जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रयास शुरू हुआ था। फिर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है 1986 में कानून बनाया गया पर्यावरण के लिए, कानून बनाया गया। इसमें जो है जल थल सब जितना भी पर्यावरण के लिए सब कानून बनाया गया था, तो उसको नियमित करने के लिए हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो 1981 में सीपीसीबी बनाया गया। अब बाकी सब तो यही रहेगा ना। अब इसका के लिए विशेषता नंबर 1, इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य, मानकों एवं सुरक्षा को
इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य मानकों एवं सुरक्षा को लागू करवाना है। मानकों एवं सुरक्षा को लागू कराना है। मानकों एवं सुरक्षा को लागू कराना है। जिससे सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण जिससे सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण सुचारुपूर्वक चलता रहे। सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण सुचारुपूर्वक चलता रहे। सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण सुचारुपूर्वक चलता रहे। दूसरा बात समझिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं वह राजनीतिक कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तरदायी होती है। भाई हम कहते देखिए, अच्छी सरकार है तो अच्छी सरकार ट्राई को स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। सेबी को स्वतंत्र कर दिया कि आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। तो इस तरह की संस्थाएं जो हैं वो जो बनाई जाती हैं, हमें कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के लोग ज्यादा अनुभवी नहीं हैं, तो ऐसी दशा में ये लोग इन संस्थाओं के माध्यम से सरकारी कार्यों को संपन्न करा लेते हैं। विशेषीकृत होकर जो है वह कल्याणकारी कार्यों को ठीक ढंग से संपन्न कराया जाता है। ये बताइए, सेबी है, अब सेबी के लोग हैं, कोई मान लीजिए शेयर घोटाला किया, कोई कुछ किया, तो सेबी उनकी निगरानी करता रहता है ना, निगरानी करता रहता है, एफआईआर कराता है, केस चलाता है। सरकार तो कर नहीं पाती। यदि मान लीजिए हमें कहते हैं कि सहारा के जो थे सुब्रत राय, तो मान लीजिए वो जेल नहीं न गए होते, क्योंकि हर पार्टी को तो पैसा देते थे ना। लेकिन यहाँ पार्टी वाले से मतलब नहीं है, सेबी अलग संस्था है। उसको लगा कि नहीं आपने जो है भ्रष्टाचार किया है, घोटाला आपने किया है, बस हमें कहते आरबीआई है। हमें कहते मान लीजिए यस बैंक जो है उसमें दिक्कत हुआ तो आरबीआई अब एक्शन लेना शुरू कर दिया ना, ईडी जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया ना। देखा जाए तो उसके जो डायरेक्टर थे कपूर राणा, तो उनको कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तार किया गया ना। हम कहते कुछ भी हो, अब सरकार तो उनको नहीं गिरफ्तार करती। अब सरकार से कोई पूछता है कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, सरकार कहती हमसे कोई मतलब नहीं। आरबीआई बैंक को देखता है, उसको लगता है ईडी देखता है, उससे जाके पूछिए हम हमारे पास क्यों चले आए। तो देखा जाए तो ये सब संस्थाएं यदि नहीं रहती तो सोचिए जो भी थोड़ा बहुत गिरफ्तारी होता वो भी नहीं होता। अब मान लीजिए उनके परिवार के लोग लंदन चले जाते या कुछ दिन के बाद वो भी चले जाते, बस वहीं रह जाते। जैसे नीरव मोदी अपना मजे से वहां हैं, और एक और भी हैं, विजय माल्या भी हैं, उन्हीं के बगल में भी फ्लैट ले लेते तीनों लोग साथ ही रहते। नंबर 3, नंबर 2, यह आयोग प्रत्यक्षतः राजनीतिक कार्यपालिका से स्वतंत्र तथा अलग रहकर कार्य करते हैं। स्वतंत्र तथा अलग रहकर कार्य करते हैं। स्वतंत्र तथा अलग रहकर कार्य करते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3, कार्यपालिका प्रत्येक आवश्यक कार्य के लिए इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक आवश्यक कार्य के लिए इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक आवश्यक कार्य के लिए इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करती है, जिससे विशेषीकृत होकर
कल्याणकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके, विशेषीकृत होकर कल्याणकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके, कल्याणकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके, और विशेषज्ञता के आधार पर कार्य संपन्न हो सके, और विशेषज्ञता के आधार पर कार्य संपन्न हो सके, इसी का समझिए। जैसे आप देखते हैं कि नियामक संस्थाओं द्वारा जो है, नियामक संस्थाओं द्वारा जो है वह नीतियों के क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखा जाता है। मान लीजिए बदलती परिस्थिति के अनुरूप देखा जाए तो ट्राई ने क्या किया, बदलती परिस्थिति के अनुरूप तुरंत फाइन लगा दिया, कार्ड ड्राफ्ट होगा तो आपको इतना पैसा अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब कार्ड ड्राफ्ट रुक गया अपने आप ही। देखिए नियामक संस्थाओं द्वारा, नियामक संस्थाओं द्वारा, नियामक संस्थाओं द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखा जाता है। नियामक संस्थाओं द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखा जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखा जाता है और ये संस्थाएं बदलती परिस्थिति के अनुरूप, और ये संस्थाएं बदलती परिस्थिति के अनुरूप नियम आबलिक विनियम तैयार कर देती हैं। बदलती परिस्थिति के अनुरूप नियम आबलिक विनियम तैयार कर देती हैं। बदलती परिस्थिति के अनुरूप नियम आबलिक विनियम तैयार कर देती हैं। इसी का समझिए भाई, हमें कहते हैं कि सिद्धांत सरकार का कार्य क्या है, नीति का निर्माण करना। सिद्धांत सरकार का कार्य है नीति का निर्माण करना, पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करना, और इसी आधार पर जो नियामक संस्थाएं हैं वो समस्त प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कहते हैं, जैसे परिवहन विभाग है, तो परिवहन विभाग में भाई परिवहन विभाग के लिए चलिए कानून बन गया 2019 में, लेकिन उसको लागू करने का काम तो जो है नियामक संस्थाएं करेंगी ना। मान लीजिए सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, कुछ नीति बना सकती है, तो उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका जो बनाई गई है तो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो सिद्धांत सरकार का कार्य नीति का निर्माण करना है और सहायक संस्था के रूप में नियामक संस्थाएं समस्त प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कर देती हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उस राजनीतिक कार्यपालिका की सहायक संस्था के रूप में भी नियामक संस्थाएं। लिख दीजिए, सिद्धांत सरकार का कार्य नीति का निर्माण करना है। सिद्धांत सरकार का कार्य नीति का निर्माण करना है। सिद्धांत सरकार का कार्य नीति का निर्माण करना है और नियामक संस्थाएं प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कर देती हैं। नियामक संस्थाएं प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कर देती हैं। जैसे परिवहन विभाग में बनाए गए कानून को, जैसे परिवहन विभाग में बनाए गए कानून को, परिवहन विभाग में बनाए गए कानून को लागू कराना, परिवहन विभाग में बनाए गए कानून को लागू कराना, ठीक है। एक और लिखिएगा,
4-5 हो गया ना। महत्व कि विनियामक जो संस्थाएं हैं उसका क्या महत्व है, घर पे देखिएगा पेपर में, इसमें प्रश्न भी अर्ध न्यायिक संस्थाओं से क्या समझते हैं आया था, उसके महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये संस्थाएं विनियामक संस्थाओं से कैसे अलग हैं, अंतर। सिलेबस से ही तो क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस ही नहीं पढ़े सब आपको कठिन ही नजर आता है। अब तो विनियामक संस्था भी पूछना शुरू कर दिया, लिखा है सिलेबस में तो नहीं पूछेगा, अब पूछना शुरू कर दिया। अब जो सिलेबस है उसको सिलेबस तो पढ़ के जाइए कम से कम। महत्व पहला महत्व देखिए, अब एक एक समझाता हूं तब लिखिएगा। ये जनता है और ये सरकार है, तो जनता और सरकार के मध्य जो है वो देखा जाए तो कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। रेगुलेटरी जो बॉडी है वो रेगुलेटरी बॉडी एक प्रकार से कड़ी का कार्य करती है। कैसे, जैसे समझिएगा, मान लीजिए हमें कहते हैं यूपीएससी भी रेगुलेटरी बॉडी ही एक तरह से कह सकते हैं, स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। तो क्या करता है, मान लीजिए आप लोगों का चयन करके बता देता है कि फला फला लोगों को अधिकारी बना लीजिए, तो हम लोग मान लीजिए कोई आईएएस नहीं बन पाया तो सरकार को दोषी नहीं मानेगा कि मोदी साहब को आईएएस नहीं बनाए, हम उस लायक थे। इसमें मोदी साहब का क्या दोष है, जो सिलेबस है आप नहीं पढ़े तो उसमें मोदी साहब क्या करें। मोदी साहब को का जो सिलेबस था वो उन्होंने पूरा तैयार कर लिया है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि भाई जो बनाया गया, हमें कहते हैं कि मान लीजिए चाहे वो भूमि है, चाहे तमाम चीज है, चाहे संचार सेवा है, तो ये सब संस्थाएं रेगुलेट करती रहती हैं। इससे जनता और सरकार के मध्य सीधा संघर्ष नहीं हो पाता है। जनता और सरकार के मध्य सीधा संघर्ष रुक गया ना। यदि ये संस्था नहीं होता तो हर चीज में हम लोग मोदी साहब को दोष देते। हर चीज में मोदी साहब का क्या दोष है भाई, क्या आप आईएएस नहीं बन पाए तो मोदी साहब दोषी हो गए। जानते हो नहीं चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं। देखिए नंबर 1, विनियामक संस्थाएं जनता और सरकार के मध्य विनियामक संस्थाएं जनता और सरकार के मध्य कड़ी की भूमिका में कार्य करती हैं, कड़ी की भूमिका में कार्य करती हैं। जिससे जनता और सरकार के बीच सीधे संघर्ष से बचा जा सकता है। जनता और सरकार के बीच सीधे संघर्ष से बचा जा सकता है। जनता और सरकार के बीच सीधे संघर्ष से बचा जा सकता है। दूसरा बात समझिए, एक तो संघर्ष को बचा दिया और दूसरा चीज यह है कि आप देखते हैं कि भारतीय राजनीति में आलोचना प्रति आलोचना ये हमेशा चलता ही रहता है। और मैं आप लोगों को विभाग मंत्रालय बताता उस दिन, तो उस मंत्रालय का मुखिया कौन, कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री है तो ये बताइए, ये नियामक संस्थाएं देखा जाए तो एक प्रकार से आलोचना प्रति आलोचना से दूर रहकर अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यकुशलता को बनाए रखती हैं। भाई बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, भारत की सरकार चली गई, प्रधानमंत्री मान लीजिए बदल गए, दूसरी सरकार बन गई, ट्राई और सेबी से क्या लेना देना। तभी तो देखा जाए तो आरबीआई अच्छी सरकार है तो आरबीआई के कार्य में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि उसको आरबीआई को पता है ना कि कब क्या करना है। सरकार आरबीआई से कही नहीं कि भाई हम जैसे कहते हैं आप वैसे करिए, हो तो गया। देखिए सब मामला उल्टा इधर गड़बड़ी हो गया ना सब। अरे भाई आरबीआई समझता है कि कितना हमको पैसा रखना है, कितना पैसा, मान लीजिए रेपो रेट कितना होना चाहिए, सीआरआर कितना होना चाहिए, ये सब आरबीआई समझता है ना। राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं समझता है, कोई अर्थशास्त्री समझता है ना कि भाई कैसे व्यवस्था चलेगा। राजनीतिक व्यक्ति कैसे चलाएगा अर्थव्यवस्था, चला तो लिए लोग, देख तो लिए। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।
हाँ, तो वही हमें कहते हैं, मान लीजिए ये संस्थाएं जो हैं इन लोगों के राजनीतिक प्रभाव से अलग रहकर व्यवस्थित तरीके से कार्यों को संपन्न करा देती हैं। और देखिए सेबी का डायरेक्टर है, चाहे ट्राई का डायरेक्टर है, सीपीसीबी का है, तो ये लोग राजनीतिक उनसे जाके पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है, आपका क्या कहना है? वो बोलेगा मतलब हम क्या करें, उधर जाइए, हमसे क्या लेना देना, सरकार किसकी बन रही है, किसने इस्तीफा दे दिया, कौन बीजेपी में शामिल हो गया, हमारे पास कैसे आप आ गए ये सब पूछने के लिए? नहीं, वो भटक के मैं आ गया इधर, तो मान लीजिए। तो हमें कहते हैं कि उस व्यक्ति से, भाई उस व्यक्ति से क्या लेना देना है। नंबर 2, भारतीय राजनीति में आलोचना प्रति आलोचना ज्यादा दिखाई देता है। आलोचना प्रति आलोचना ज्यादा दिखाई देता है। भारतीय राजनीति में आलोचना प्रति आलोचना ज्यादा दिखाई देता है। इन पहलुओं से दूर रहकर विनियामक संस्थाएं अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यकुशलता को बनाए रखती हैं। जैसे सीपीसीबी, पर्यावरण की गुणवत्ता के संदर्भ में, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखता है। तीसरा बात देखिए, आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है संसदीय जो शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली में जो है हर कार्य दलगत राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग संपन्न करते हैं। कि राजनीतिक दल को कितना लाभ हुआ ये बताइए। शासन कार्य को संपन्न करते समय दलगत राजनीति से आप प्रेरित रहते हैं, तो इससे कभी कभी हमारी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा भी तो प्रभावित होता है, कभी हम लोग का जो है राष्ट्रीय हित भी तो प्रभावित हो जाता है। तो नियामक संस्थाओं के द्वारा जो है तटस्थ होकर जो है कार्य किया जाता है, निष्पक्ष होकर कार्य किया जाता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जो हम लोग के यहाँ तीनों सेनाओं को रेगुलेट करने के लिए सीडीएस बनाया गया, तो कहीं न कहीं वो भी तो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में है, उससे क्या लेना देना है? वो देश की सुरक्षा पर सिर्फ ध्यान देता है बस, उससे मतलब नहीं कि किसकी सरकार आई किसकी गई, कौन सा चुनाव चल रहा है। लिखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है, अतः दलगत राजनीति से प्रेरित होकर भारत में संसदीय व्यवस्था है, अतः दलगत राजनीति से प्रेरित होकर शासन कार्यों को संपन्न किया जाता है। दलगत राजनीति से प्रेरित होकर शासन कार्यों को संपन्न किया जाता है। शासन कार्यों को संपन्न किया जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा करने से कभी कभी
व्यवहार में ऐसा करने से कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। व्यवहार में कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। जबकि नियामक संस्थाएं तटस्थ ताबलिग निष्पक्ष तरीके से कार्य करती हैं। नियामक संस्थाएं तटस्थ एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करती हैं। अब देखिए, आज उत्तर आधुनिक समाज में भी लोक कल्याणकारी राज्य हमारे यहाँ है। विकास प्रशासन को हम लोग बढ़ावा देते हैं। नौकरशाही प्रक्रियागत कार्यों से आगे जाकर सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर कार्य करती है। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय से संबंधित कार्य भी तो चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो किसी भी संस्था पर ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग में विश्वासघात ज्यादा होता है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ऐसी दिशा में कोई भी संस्था है तो उस पर यह नियामक संस्था ऊपर से जो पर्यवेक्षण का कार्य करता है, निगरानी का कार्य करता है, ये लोग ज्यादा जो है भ्रष्ट व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए सोसाइटी वाले, देखिए लोगों से पैसा ले लिए, उनको मकान नहीं दिए। अब सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा हुआ है ना इन लोगों को। पैसा ले लिए, मकान क्यों नहीं दिए भाई, चलिए प्रॉपर्टी बेच के इनका पैसा वापस करिए। नोएडा कांड पढ़ते होंगे पेपर में। तो ये नियामक संस्था ही ने तो लिख कर दिया कि ये लोग पैसा नहीं दिए, 1 साल में मकान देने का वादा किए थे। यदि नियामक संस्था नहीं होता तो बताइए कि कहीं न कहीं आम जनता का हित कैसे पूरा होता। आम जनता जो है वो देखा जाए तो जाकर नियामक संस्थाओं में अपना शिकायत भी तो दर्ज कराता है। नंबर 3, 4, आधुनिक युग में अन्य देशों की तरह भारत भी विकास प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है। अन्य देशों की तरह भारत भी विकास प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें नौकरशाही विकास प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नौकरशाही प्रक्रियागत कार्यों के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय का भी कार्य कर रही है। सामाजिक आर्थिक न्याय का भी कार्य कर रही है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। सामाजिक आर्थिक न्याय का भी कार्य कर रही है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसे रोकने में ये संस्थाएं कारगर हो सकती हैं। जिसे रोकने में ये संस्थाएं कारगर हो सकती हैं। ठीक है।